पहली बात कि आपने कहा एक ही खुशी की बात है वेस्ट बंगाल की। आप आसाम तो भूल गए जहां मैं था। सिलचर की सीट हम लोगों ने 37,000 वोट से जीती है। सुष्मिता जी जो हैं वो सांसद बनी वहां से, और उस सीट पे हम लोग ने 37, कांग्रेस को 37 मिले, हमें 74,000 वोट मिले। ये भी ध्यान रख लें। लेकिन वो छोड़ दीजिए, प्रश्न है बाकी राज्यों का। देखिए, दो तीन चीज हार हुई यूपी में स्वाभाविक है, सामने दिख रहा है, उसको नकारने की क्या जरूरत है, कोई नकार भी नहीं सकता। लेकिन जो उनका निष्कर्ष हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो निष्कर्ष नहीं होगा। मैं दो तीन चीजें आपको याद दिलवाना चाहता हूं। ऐतिहासिक तौर पे अगर आप देखें कि सापा जब पिछली बार सरकार में थी तो 5 सीटें उनकी थी, और जब उनका बाई इलेक्शन हुआ तो उनको 18 सीटें मिली। 5 से 13 सीटों का इजाफा हुआ। और जब 2007 में ये विधानसभा चुनाव हुए तो सिर्फ 6 सीटें उनमें से मिली 18 पे। तो एक स्थानीय परिप्रेक्ष्य ये भी है जो सत्य है, जो हर एक सरकार के लिए सत्य है, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, कि प्रशासनिक व्यवस्था जो स्थानीय होती है उसका एक दबाव होता है, उसका एक प्रभाव होता है, और एक उसका दुरुपयोग ये होता है। ये सत्य है। इसीलिए मेरे लिए ज्यादा चिंता का विषय है राजस्थान का, कि 4 में से हमारी अपनी सरकार और 4 में से हम सिर्फ 3 जीत रहे हैं। वो ज्यादा बड़ा संदेश है हमारा। यहां यूपी में हम हारे, लेकिन उसका निष्कर्ष जो आप निकाले वो मैंने इसलिए कहा, वो एक स्थानीय परिप्रेक्ष्य है उसका। उपचुनाव में अमूमन सरकार जो होती है उसकी विजय होती है। चाहे मैं आपकी बात समझ रहा हूं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आप ये तर्क अब दे रहे हैं। सुनिए, मगर मित्तल साहब, जब आप मैदान में उतरे थे उत्तर प्रदेश में तो 2 मुद्दे थे। एक तरफ नरेंद्र मोदी की छवि को सामने रखने की कोशिश की जा रही थी, दूसरी तरफ से एक तो प्रधानमंत्री ने जो बात 10 साल का मॉरेटोरियम लगाने की बात कही थी सांप्रदायिकता को, उसको नजरअंदाज करके योगी आदित्यनाथ लगातार सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील बयान देते रहे थे। तो आप क्यों नहीं मानते कि लगातार ये 2 विरोधाभासी चीजें थी वोटर के सामने, जिसे उसने रिजेक्ट कर दिया? संवेदनशील या संवेदनहीन, ये प्रश्न एक बार देखिएगा। दूसरा, मैं एक और आपको ऐतिहासिक तौर पे बतला देता हूं। सांप्रदायिकता के माहौल में चुनाव कभी भी भाजपा को फायदा नहीं देते हैं। हम 96 में नहीं जीते थे, 93 में बाबरी मस्जिद का वो हुआ था, हम 96 नहीं जीते थे, और 2002 के बाद 2004 में भी नहीं जीते थे हम लोग। तो ये आपके लिए सीख है ना, भाजपा के रणनीतिकार कम से कम कुछ चीजों के बारे में योगी आदित्यनाथ जो कि आपके यूपी कैंपेन के प्रमुख थे। मेरी बात पूरा सुन ले। नहीं, ये उनके लिए सीख है ना। मैं आपको जो चीज बतला रहा हूं, अगर आपने मैं सुन तो लीजिए मेरी बात ना। भाजपा ने ये चीज बहुत स्पष्ट तौर पे हमेशा कही कि हम कुछ लोगों के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। ये भाजपा के बयान और भाजपा की मर्यादाएं और भाजपा का एजेंडा नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया गया था। तो नहीं, जिस चीज का स्पष्टीकरण सुधांशु जी गलत बयानी को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। योगी आदित्यनाथ के बयान पर आप लोगों ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया था, ये अब आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं आप योगी आदित्यनाथ के बयान से सहमत नहीं है। बिल्कुल गलत ध्यान है। मैं बोल दूं आपको, क्या आप ये कह रहे हैं आज नेशनल टेलीविजन पर कि आप योगी आदित्यनाथ के बयान से सहमत नहीं थे? मैंने आपसे कहा कि लव जिहाद का और ये सब जब विषय आए तो भाजपा के अधिकृत प्रवक्ता ने ये स्पष्ट कहा कि लव जिहाद से हम जो है हमारा एजेंडा नहीं है। ये भाजपा का नहीं है, भाजपा का एजेंडा है विकास। चलिए, भाजपा का एजेंडा है सुशासन। कम से कम वो विकास की हम लोगों का राजनीतिक हमें एजेंडा जो है वो सांप्रदायिक। एक तो 20 स्टार प्रचारक थे भाजपा के, और उनके क्या बयान थे वो भी आप देख लीजिए। साक्षी जी, जैसे मैंने कहा, साक्षी जी के बयान के बारे में भी फौरन अधिकृत तौर पे कहा गया कि नहीं, ये इस बयान से हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते। तो मेरा कहना है हार हुई, हार स्वीकारते हैं। हार के कारण भी एक और कारण आपको ध्यान रखना चाहिए। अभी तक यूपी के अंदर चौतरफा मल्टी कॉर्नर जो है एक कॉन्टेस्ट हुआ करता था, अब की बार बाइपोलर कॉन्टेस्ट हुआ है। उसका भी चुनाव नतीजों पे एक प्रभाव पड़ा है। मैं आपसे कह रहा हूं हार है, लेकिन हार के कारण विश्लेषण करके जो निष्कर्ष हम निकालने की कोशिश करें, शायद वो निष्कर्ष शायद मंजूर। एक तो याद रखिएगा कि नेतृत्व जो होता है जनता में, उसका आकर्षण हमेशा रहता है,
और जिस नेतृत्व की कुशलता पे विश्वसनीयता हो उसका आकर्षण तो स्वाभाविक है। तो भाजपा का विचार और नेतृत्व दोनों चीजों का जब मिश्रण हुआ तभी लोगों ने उसको स्वीकारा। मित्तल साहब, मैं उसी विचार की तलाश कर रहा था। वो विचार नदारद है, एक मिनट खत्म। वो विचार नदारद है। आज की तारीख में आप मुझे बताइए, गुजरात में जैसे ही मोदी जी वहां से हटे कांग्रेस को एंट्री का मौका मिल गया। ये तो सबूत है हमारे सामने। उत्तर प्रदेश में बाय इलेक्शंस में जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी कैंपेनिंग के लिए नहीं जा सकते थे, आपको हार का सामना करना पड़ा। ये सबूत है मित्तल साहब। भाई मोदी जी का आकर्षण है, इसमें हमने कभी उसको मना करा है कि हम तो खुद ही कह रहे हैं कि उनका आकर्षण है। बीजेपी गायब है, बीजेपी बाय इलेक्शन जो है उसका प्रतिबिंब नहीं है। और सुनिए एक सेकंड, सुनिए, अभी जो आने वाले 15 अक्टूबर को जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनाव के परिणामों से निष्कर्ष निकलने वाला है। आप उपचुनावों के परिणामों से जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया इतिहास में 18 सीटें सापा ने जीती थी उपचुनावों में और 6 पे रह गई थी। तो मुझे गुजरात और आप गुजरात और राजस्थान का लॉजिक बता दीजिए मित्तल साहब। अभी नहीं, मुझे आपके रवैये में बहुत विरोधाभास दिख रहा है सुधांशु जी। राजस्थान में मैंने कहा गुजरात राजस्थान बताइए, गुजरात में कैसे प्रवेश मिल गया प्रदीप जैन की पार्टी को? सुनिए, राजस्थान में हम लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं मान रहा हूं उस बात को। राजस्थान जो है वाकई, क्योंकि राजस्थान में हमें जीतना चाहिए था, लेकिन हमारी सरकार के होते हुए 4 में से हमें सिर्फ 3 मिले। ये गंभीर विषय है और ये ज्यादा गंभीर है। इस बात का जवाब देना चाहिए। गंभीर विषय दिख रहा है, राजस्थान की हार का है।